देवलगढ़ गढ़वाल के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिससे गढ़वाल शब्द उत्पन्न हुआ और स्थापित हुआ। गढ़वाल की राजधानी होने के साथ साथ देवलगढ़ शाक्त पूजा का गढ़वाल में एक बहुत बड़ा केंद्र भी रहा। महिषासुर मर्दनी, इसे बाद में गौरा देवी के नाम से भी जानते हैं। और वहीं साथ साथ गढ़वाल राज्य की जो देवी है, राजा की देवी, जिसे त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है, वो भी देवलगढ़ में स्थापित है। तो धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टि से और भौगोलिक तीनों दृष्टि से बल्कि मैं कहें तो देवलगढ़ का अपना एक बड़ा महत्व है। और आज देवलगढ़ पर चर्चा करने के लिए, देवलगढ़ के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने जीवन का एक लंबा हिस्सा देवलगढ़ को ही दिया है। हमारे साथ कमल रावत मौजूद है आज। कमल रावत गढ़वाली के एक बहुत बेहतरीन लेखक हैं। गद्य और पद्य दोनों शैली में उनका महारत हासिल है उन्हें। गढ़वाली में उनकी कविताएं बड़ी चर्चित रही हैं। धात जो हमारी गढ़वाली की प्रतिनिधि पत्रिका है, उसमें निरंतर जो लोग धात पढ़ते हैं वो कमल रावत को भी पढ़ते होंगे। और उसी धात में एक श्रृंखलावार देवलगढ़ उपन्यास भी छप रहा है आजकल। देवलगढ़ राजधानी रहा है उत्तराखंड की, गढ़वाल राज्य की, परमार वंश की। और 15वीं शताब्दी में जब अजयपाल ने पूरे गढ़वाल को एकत्रित किया तो उसने सबसे पहले जो राजधानी के लिए स्थान चुना वो देवलगढ़ ही था। और देवलगढ़ 5 या 7 साल तक गढ़वाल की राजधानी रही। अवैध जी ने कहा है कि मैं उसके साथ एक और शब्द जोड़ना चाहता हूँ कि देवलगढ़ एक सांस्कृतिक राजधानी भी रही है गढ़वाल की, जो आज तक उसका संस्कृति का संवाहन कर रही है, संरक्षण कर रही है, संवर्धन कर रही है। श्रीनगर से 16 किलोमीटर या आप यूँ कह सकते हैं पैदल 6 मील की दूरी पर शिखर पर देवलगढ़ एक दुर्ग है, प्राकृतिक दुर्ग। वो दुर्गों का जमाना था, गढ़ों का जमाना था। और कत्यूरी काल से देवलगढ़ अपने आप में एक सुदृढ़, एक मजबूत, एक सुरक्षित गढ़ रहा है। और गढ़ होने के साथ साथ वो एक सांस्कृतिक और सामाजिक और धार्मिक स्थान में काफी अव्वल रहा है। शाक्त पूजन और नाथ संप्रदाय का एक मुख्य स्थल रहा है। जब देवलगढ़ में अजयपाल आए तो उन्होंने शरण ली सतनाथ जी की। आज भी सतनाथ जी की गुमटी या समाधि वहां पर है। तो सतनाथ जी के पहले और उनके बाद अभी तक वहां महंतों की समाधियां हैं। तो देवलगढ़ नाथ संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय और वैष्णव जो मत है हमारे हिंदू धर्म का, इन तीनों का समावेश देवलगढ़ में है। देवलगढ़ का परिचय सीधे सीधे माता राज राजेश्वरी से जुड़ा रहता है। कुछ बताएंगे राज राजेश्वरी के बारे में? राज राजेश्वरी जो देवी है वो परमार वंश की कुल देवी है। पहले जब वो राजगढ़, चांदपुर राजगढ़ी में थे तो उस समय नंदा की पूजा किया करते थे। यहाँ आकर राज राजेश्वरी, क्योंकि उन्होंने एक तरह से राजपाट राजा को समर्पित किया है, दिया है अपनी तरफ से, तो उसको राज राजेश्वरी नाम आया है। राजुला भी कहा जाता है। और राज राजेश्वरी योग, भोग और मोक्ष तीनों की देवी है। और ये तीनों चीजें राजाओं को चाहिए होती है। राज राजेश्वरी को त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। त्रिपुर यानी तीनों पुर। और गढ़वाल में जो राजकोठा है, जो देवलगढ़ में स्थित है, जहाँ की तीसरी मंजिल ऊपर त्रिपुर में देवी स्थित है, वो गढ़वाल कोठा शैली या मकानों की शैली जो त्रिपुर शैली होती है उस पर अवस्थित है। ऊपर वाले तल में देवी रहती है, बीच वाली मंजिल या पुर में राजा या राज परिवार, राजवंश रहता है, और सबसे नीचे उनके चाकर, उनके सेवक रहते हैं। तो ये त्रिपुर का अर्थ हो गया। भगवती राज राजेश्वरी के पुजारी उनियाल जाति के ब्राह्मण हैं, जिन्हें कि राजा ने ओणी में बसाया था, ओणी गांव में। और
उनियालों की अपनी देवी कुल देवी भुवनेश्वरी है और राजा की देवी कुल देवी राय रायश्वरी है। तो वो उनियाल जो वंशज हैं, ब्राह्मण हैं, वो राय रायश्वरी के पूजन के लिए नियुक्त किए गए। इस स्थान पर माँ गौरा कैसे पहुंची? जो गौरा का आज का मंदिर है, जिसको द्यूल भी कहते हैं, ये 8वीं या 9वीं शताब्दी में राजा देवल द्वारा बनाया गया था, जो कि कोई हिमाचल के राजा थे। 15वीं शताब्दी में जब अजयपाल देवलगढ़ आया और उसने इसको राजधानी के रूप में बसाया, तो काला जो ब्राह्मण है सुमाणी के हैं, उनको गौरा देवी की अपनी भगवती को उन्होंने देवलगढ़ में स्थान दिया। तो जो महिष मर्दनी मंदिर है, उसे गौरा देवी को भी वहां ठहर पा गया, तो इसलिए उसको अब गौरा देवी ही कहा जाता है। यहाँ पर नाथ संप्रदाय भी जुड़ा हुआ है। नाथ संप्रदाय देवलगढ़ में, क्योंकि उस समय सतनाथ जी जो नाथ संप्रदाय के यहाँ प्रमुख हुआ करते थे गढ़वाल में, उन्होंने राजा अजयपाल को न्योता कि आप अपनी राजधानी देवलगढ़ में बनाइए। तो सतनाथ जी क्योंकि नाथ संप्रदाय से थे, नाथ संप्रदाय के सिरमौर महंत हुआ करते थे, तो राजा अजयपाल ने भी नाथ संप्रदाय को की दीक्षा ली और देवलगढ़ में इस तरह से नाथ संप्रदाय काफी फलीभूत हुआ, काफी फला फैला। इस मंदिर के आसपास एक मंदिर और हमने देखा, दक्षिण काली का, वो क्या है? देखिए, देवलगढ़ अपने आप में मंदिरों का समूह है। पहले यहाँ बहुत सारे मंदिर हुआ करते थे, लेकिन 1803 के जो भूकंप आया उसमें ये सब ध्वस्त हुए। आज भी जो आपको देवलगढ़ में मंदिर परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं, उनमें से मुरली मनोहर जो कि बीच में है, सोम के माला के नीचे मुरली मनोहर मंदिर है, जो कि सिटी से संबंधित है। सबसे नीचे जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, जिसको कि फरासी लोग उनके पुजारी हुआ करते थे, तो ये दो मंदिर आज भी यहाँ वहाँ अच्छी तरह से अवस्थित हैं। तो कई सारे मंदिरों के बीच में आज जो देवलगढ़ का मंदिर समूह है, जो कि आज रह रखा है, इन्हीं देवों के मंदिर अभी ढांचे से। यहाँ पर एक सोम का मांडा है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? दरअसल सोम का मांडा जो है वो राजा का एक तरह का हवा महल है, या आप उसको उड़ंत महल भी कह सकते हैं। राजा के ठहरने के लिए, और न्याय का मंदिर भी हुआ करता था। आपने अगर देखा होगा तो सोम के मांडा पर टांकरी लिपि में अभी भी न्याय सूत्र लिखे हैं। ऊपर राजा रहा करता था, न्याय करने के लिए पूरी प्रजा अगल बगल बैठती थी, नीचे ऊपर था। और नीचे वाले जो खंड है सोम के मांडे का, जो 2 स्तर में बना हुआ है, नीचे अपराधी को बांध के रखा जाता था। नलगेंडा एक प्रथा हुआ करती थी, जिसमें कि उसके पैर बांधे रहा करते थे। तो नीचे वाली कोठरी में अपराधी हुए करते थे। राजा उसको जो भी सजा देगा, उसको वो सजा को वहां दिया जाता था। इस क्षेत्र में बहुत सारी गुफाएं मिली हैं या सुरंगें मिली हैं, बताएंगे कुछ? सुरंगें, देवलगढ़ चूंकि अपने आप में एक गढ़ हुआ करता था, और राजा की सुरक्षा, इन केस अगर कहीं विपदा आ गई, आक्रमण हो गया, हमला हो गया, तो ये आंतरिक सुरक्षा के लिए, राजा के पलायन के लिए, सुरक्षित रह जाने के लिए ये सुरंगें बनी। इन सुरंगों का उपयोग नहाने धोने के लिए, देवी मंदिर जाने के लिए, गुप्त रूप से, क्योंकि रानियां पर्दे में रहती थी तो वो उसका भी सुरंगों का इस्तेमाल भी करती थी। अब दूसरी बात है, दूसरी तरफ जब आप सामने जाते हैं तो वहाँ कुछ गुफाएं, आज भी एक गुफा, मैं कह सकता हूँ 1 या 2 गुफाएं संख्या में हैं, वो ध्यान के लिए हुआ करती थी। सतनाथ जी ने वहीं ध्यान किया है। गुफा आज भी बहुत ही अच्छी तरह से संरक्षित है। वो तमाम साधुओं और संतों के लिए, नाथों के लिए वो गुफाएं ध्यान, स्वाध्याय, साधना के लिए हुआ करती थी। अधिकांशतः शिव मंदिरों के आसपास हम समाधियों को जानते हैं कि वहां लगभग समाधियां होती हैं, लेकिन माता के मंदिर के अगल बगल समाधियों का होने का रहस्य क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया है कि देवलगढ़ तीनों मतों का, हिंदू धर्म के शाक्त, शैव और नाथ संप्रदाय के तीनों मतों का गढ़ रहा है, केंद्र बिंदु रहा है। क्योंकि वहाँ राजा के बाद नाथों ने ही प्रशासन चलाया, देवलगढ़ का न्याय व्यवस्था चलाई, तो उनके जितने भी महंत थे, उनकी समाधियाँ दूसरी तरफ, यानी दूसरी पहाड़ी पर उनकी आज भी पाषाणी समाधियाँ स्थित हैं। गुफा भी पल्ली पहाड़ी ही स्थित है। वो समाधियाँ उन
आज भी पूजित उनके जो चेले होते थे, क्योंकि नाथ संप्रदाय में नाथ और चेला, गुरु और चेला की परंपरा चलती थी। वो बहुत समय तक पूजित रही। वो अपने गुरु को भू समाधि दिया करते थे, तो वो भू समाधि के रूप में उनकी समाधि बनी। कमल भाई साहब, जब आप इस पूरे क्षेत्र में अपना ये शोध कार्य कर रहे थे, आपको क्या अद्भुत लगा? देखिए, अद्भुत तो मेरे को ये देख के आश्चर्य है कि देवलगढ़ आज भी जस का तस है। गढ़वाल में एक कहावत है कि मड़ी रहे और गड़ी जाए। मड़ी आज भी वहीं स्थित है और राजा का शासन खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी वहाँ ये तमाम मंदिर स्थित हैं। आज भी सपूज्य हैं। आज भी राजेश्वरी वहाँ पूजित हो रही है। आज भी नाथ संप्रदाय पूजन प्रक्रिया में चल रहा है, पूजन में चल रहा है। वो गौरा देवी के भी मंदिर में आज वहाँ सपूज्य है। मेरे को ये जानकर बड़ी खुशी है कि हमारे धर्म और हमारी जो सांस्कृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक गतिविधियां हैं वो आज भी उसी तरह चलती हैं। बिखोद का जो मेला बैसाखी को 2 गति बैसाखी को जो मेला होगा, वो आज भी उसी पौराणिक रूप से चला आ रहा है। तो ये देवलगढ़ एक केंद्र बिंदु रहा है हमारे समाज का, हमारे धर्म का, हमारे संस्कृति। अगर मैं आपको कहूं, क्योंकि आप उस क्षेत्र में लगभग आपका आना जाना है, कि इसका संरक्षण और भी बेहतर हो तो कैसा होना चाहिए? देखिए, समय समय पर राज व्यवस्था के तहत उनको संरक्षण मिलता रहा है और ये देवलगढ़, यहाँ जो देवियाँ स्थित हैं, ये राज संरक्षण से ही चलते आ रही है। ये परंपराएं, जो प्रथाएं, ये राज संरक्षण से ही चलती आई है। आज भी रास्ते बन रहे हैं, ट्रेन सेट्स बन रहे हैं, लेकिन वो जो पौराणिक पत्थर हैं, ये पौराणिक जो पाषाणी संरचनाएं हैं, उन पर काम होना जरूरी है। गढ़वाली में एक कहावत है कि बथों बगदी रहो और डूंगू खड़ो रहो। आज भी पत्थर देवलगढ़ के जस के तस हैं। हवा बह रही है, लेकिन देवलगढ़ आज भी जस का तस खड़ा है। तो ये हमारी संस्कृति का अडिगता, हमारी धार्मिक धरोहरों की अडिगता को बयां करता है। इनका संरक्षण होना बहुत जरूरी है। वो चीजें भी बताइए कि राजा यहाँ पर किस तरह रहते थे, या उनके बारे में कोई रोचक जानकारी कुछ है आपके पास? देखिए, देवलगढ़, गढ़ यानी गणपति। अब देवलगढ़ जब राजगढ़ रह गया है, तो तमाम किस्से और कहानियां जो राजाओं से संबंधित हैं, यहाँ आज भी यहाँ के पत्थर इन कहानियों को बयां करते हैं। सिर्फ कमी है कि सुनाने वालों की कमी है, वरना सुनने वाले तो आज भी बहुत चाह रखते हैं कि हम सुने। जब राजा अजयपाल देवलगढ़ आया, तो वो डोली पर अपने कंधों में अपने लोगों के साथ, पूरे समाज के वर्ग के साथ वो यहाँ देवलगढ़ में आया। तो क्या नज़ारा रहा होगा उस टाइम का कि जब एक राजा अपनी कुल देवी को अपने कंधे पर लेकर चांदपुर गढ़ी से, आदि बद्री से देवलगढ़ आ रहा है। तो आप उसको महसूस कर सकते हैं इस बात। 1625 में जब राजा दुलाराम शाह की मृत्यु हुई, राजा दुलाराम शाह 16 वर्ष के थे और अचानक वो नदी में नहाते समय गिरे और उनका सर लगा और दिवंगत हो गए। तो समस्या ये हुई कि राजा कौन बनेगा। तो 8 साल का उनका छोटा भाई भानसा और रिश्ते के दादा महिपत शाह, इन दोनों के बीच में सत्ता का संघर्ष हुआ। तो सत्ता संघर्ष के लिए दोनों में जो संघर्ष चला, उसमें जीत महिपत शाह की हुई, क्योंकि महिपत शाह एक बहुत बड़ा सेनापति भी हुआ करता था। तो सत्ता संघर्ष में 8 साल के जो राजकुमार को, उसको अपने प्राण देने पड़े। वो कैसे मरे, क्या मरे, ये एक शोध का विषय है। ये जानने की अच्छी बात है कि हम जाने उसको। लेकिन उस 8 साल के राजकुमार की आज भी वहाँ पर याद में बीरखम गड़ा हुआ है, पत्थर का बना हुआ है, बड़ा किला नुमा जो भी सजाया हुआ है, काफ़ी उत्कीर्ण है, वो आज भी वहाँ खड़ा है। उसकी याद में एक छोटा सा मुंडेला भी आज यहाँ देवलगढ़ में। ऐसी तमाम कहानियाँ, किस्से महंतों से रिलेटेड है। मैं आपको पहले बता दूं कि देवलगढ़ जब नाम पड़ा तो राजा देवल के नाम से पड़ा, जो कि हिमाचल के थे, जिनकी ससुराल गढ़वाल में हुआ करती, ऐसा कहा जाता है। तो आपसे जानने की उत्सुकता थी कि चांदपुर गढ़ी से और देवलगढ़ तक का जो सफर उस राजा का रहा होगा, उन्होंने इस जगह का चयन
या इसके पीछे कोई कहानी है आपको जो आपकी जानकारी में आई है? जी देखिए, जिस समय अजयपाल देवलगढ़ आया तो वो गढ़ों का समय हुआ करता था। तत्कालीन समय लोग और राजा गढ़ों में रहना पसंद करते थे, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अपने बचाव के लिए, जो भी है। जब 5 साल राजा अजयपाल को देवलगढ़ में हो गए करीब करीब, तो एक तो देवलगढ़ में पानी की कमी थी, दूसरा स्थान की कमी थी। अगल बगल के नजदीकी गांव में तो उन्होंने तमाम जो भी अपने मुसद्दी थे, मंत्री थे, उनको बसा दिया था, लेकिन फिर भी जगह बहुत कम पड़ी। तो नई राजधानी कहाँ खोजी जाए, इसके लिए उन्होंने श्रीनगर अपने मंत्रियों से बात की। तो उन्होंने श्रीनगर के जो मंत्री या तमाम पुराने लोग थे, उन्होंने 3 जगह उसको राजा को सेलेक्ट करने को कहा कि राजधानी के तौर पे। एक तो श्रीनगर, जहाँ जो अभी वर्तमान राजधानी हुआ करती थी। दूसरा चौरास, लेकिन चौरास को इसलिए ठुकरा दिया गया कि वहाँ धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, तो कैसे रहा जाए। और तीसरी थी सीतासेन। सीतासेन भी बहुत ही अच्छी जगह थी, लेकिन सीतासेन को ये कहा गया कि यहाँ बिच्छियां बहुत हैं। अब राजा अजयपाल को ही चुनना था कि तीनों जगहों में से हम किसको चुने। तो राजा अजयपाल इस जगह को देखने जब गया, तो उसके वो शिकार खेलने की भी शौकीन था। तो उसने श्रीनगर में राजा के शिकारी कुत्ते को एक खरगोश ने दबोच लिया। तो राजा बड़ा परेशान हुआ कि मेरा इतना खूंखार शिकारी कुत्ता है, उसको एक राजा के कुत्ते को एक खरगोश ने दबोच लिया है। तो जब उसने अपने मंत्रियों को और ज्योतिष को पूछा, तो उसने कहा यहाँ देवी की उपस्थिति है। यहाँ बगल में कभी श्री यंत्र हुआ करता था, जो कि श्री से संबंधित है, यानी देवी के साथ मिली। और राजा ने ये जगह इसलिए उपयुक्त पाई। दूसरा, यहाँ पानी की बहुत सारी धारे थे, जो कि आज भी वहाँ स्थित हैं। बीघा धारा, पर्यारंग धारा, कोठार धारा, ये तमाम धारे वहाँ थे। पानी की भी पर्याप्त था वहाँ पीने का पानी। दूसरा, उस जगह से वर्तमान में जहाँ एसएसबी क्षेत्र है, वहाँ से जब बर्फ गिरती है और आसमान साफ हो जाता है, तो वहाँ से नंदा की घुमती दिखाई देती है। क्योंकि राजा उस इलाके का था, क्योंकि राजा चांदपुर गढ़ी के नजदीक था, तो उसको श्रीनगर से सीधे नंदा घुमती के दर्शन हो जाए। तो ऐसी जगह के लिए, ऐसी पवित्र जगह को उन्होंने राजधानी के तौर पर चुना। शानदार। है ना?